हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में जो आज टॉपिक है वह है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आज हम लोग इसको समझेंगे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है इसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारा नॉलेज इससे मिलेगा आपको। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट का मतलब आप समझते हैं और प्रतिरोध का मतलब भी आप समझते हैं, इसका मतलब हम समझें कि आप विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या हुआ, देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता है। यह बात हमने इससे एक दो वीडियो पहले में भी कहा था कि जब हमने रेसिस्टेंस को पढ़ाया था, प्रतिरोध को पढ़ाया तो हमने कहा था कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती कहने का मतलब है अगर लंबाई को बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई को घटाइएगा प्रतिरोध घटेगा। मतलब रेसिस्टेंस जो है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है, यह बात हमने कहा था। तो क्या बोला, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए लंबाई अगर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि यह क्या है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो यह जो व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात प्रतिरोध बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना, तो वह क्या होगा। देखिए क्या कहा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। मतलब कि जो अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यह बात कहा। तो हमने दोनों को समीकरण में लिया। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होता है, इक्वेशन फर्स्ट। कोई चालक का यह प्रतिरोध है या इसका लंबाई का समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको, कोई दिक्कत नहीं है। R is directly proportional to length of conductor. R is directly proportional to length of conductor. Equation first. Equation second देखिए क्या है, R is inversely proportional to area, है ना। यह जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया, है ना। जो मतलब कि जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अर्थात R is inversely proportional to 1/a अर्थात एरिया। तो यहां पर क्या हो गया, प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट जो ये है और इक्वेशन सेकंड जो ये है, दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या पाते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। यहां पर आप यह दोनों मल्टीप्लाई हो गया और आप क्या पाते हैं, R जो है L/a, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a लिख सकते हैं, या R बराबर यह जो P जैसा दिख रहा है ये रॉ है, इसको RHO रॉ बोलते हैं, रॉ इंटू L/a। यह जो रॉ है यह एक कांस्टेंट है। रॉ क्या है, एक कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में लिखना होता है तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, वही कांस्टेंट है ये रॉ, यह एक कांस्टेंट है। वेयर ये जो P टाइप का लिखा हुआ है इतना इक्वल टू रॉ एंड रॉ इज ए कांस्टेंट। रॉ क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, एक स्थिरांक हो गया। फिर देखिए अब R था तो R के बटे में 1 लिख सकते हैं, यहां हमने वही लिख दिया, R/a इक्वल टू रॉ L/a। अब अगर तिरछा गुना करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो यहां क्या होगा, रॉ L इक्वल टू R इंटू ए, RA। इसलिए रॉ बराबर R इंटू A/L। यहां से हमने रॉ का मान क्या निकाला, R इंटू A/L। अब देखिए हमको निकालना था, मूल रूप से यह करने का मतलब यह था कि हम विशिष्ट प्रतिरोध का आपको यूनिट बता सकते हैं। तो यहाँ पर रॉ इंटू RA/L हुआ। अब देखिए R का यूनिट रखिएगा तो R का मात्रक गुना A का यूनिट रखिएगा, A का मात्रक बटे L का मात्रक, लिख दिया हमने। अब देखिए R का मात्रक होता है ओम, ठीक है। एम्पियर का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया, एम्पियर बोल रहे हैं, A फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो A का मात्रक अर्थात एरिया का मात्रक वर्ग मीटर हो गया और लेंथ लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। तो यह जो मीटर स्क्वायर था और मीटर था ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ओम और मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर, यह जो ओम इंटू मीटर बचा अर्थात ओम गुने मीटर, यही ना बचा। तो ओम गुने मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, जो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी आपको मिल गया। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया,
ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो आपने समझ लिया कि क्या क्या किया गया है, यहां से आप यह जान गए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब देखिए यदि L का मान आप 1 रख दें और एरिया भी 1 रख दें, मतलब कि लंबाई भी 1 हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे मान लीजिए यह एक कोई कंडक्टर है, कोई ये चालक है जैसे मान लीजिए, तो इसका जो है लंबाई भी 1 मीटर हो और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना हो, 1 मीटर हो, दोनों अगर 1 मीटर हो तब R बराबर क्या निकलेगा, ρ इंटू 1/1 अर्थात R इक्वल टू रो। यहाँ क्या हो गया, प्रतिरोध बराबर रो, है ना। तो यह इक्वल, अगर दोनों 1 मीटर का हो तो यह इक्वल हो जाता है। और इसके बाद हम कहते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर है ना, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर के बराबर हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा इसको। क्या बोला, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जो कोई चालक होता है उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध होगी उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, है ना, उस चालक के प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होगा। मतलब अगर यह कोई एक चालक है, इसकी क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वह 1 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई भी 1 वर्ग मीटर है, तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध वह क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, इस चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगी। तो किसी भी चालक की जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है वह उस पर निकलती है कि उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होना चाहिए और उसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए। इस पर जो है उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डिफाइन होता है। वही बात कहा कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह उस चालक के, है ना, प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और 1 वर्ग मीटर के बराबर हो। मतलब 1 वर्ग मीटर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चाहिए और लंबाई उसकी 1 मीटर चाहिए। इसमें जो रेसिस्टेंस हो जाएगी वही उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए हमारे पास यह एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 वर्ग मीटर है, तो इससे जो प्रतिरोध प्राप्त होगा 1 मीटर लंबाई के कंडक्टर से और 1 वर्ग मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर से, दोनों कंडीशन होना चाहिए, 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो उस डायमेंशन से जो भी कंडक्टर बनेगी उसकी जो प्रतिरोध होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। चलिए अब देखिए आगे पॉइंट है, कुछ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं, अवयव मतलब समझते ही हैं, अवयव या घटक या कंपोनेंट या जिससे मिलकर के बना हो जिन चीजों को, उसको अवयव बोलते हैं। तो क्या कहा, कुछ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ मिश्र धातु का प्रतिरोधकता जो होता है उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसका मतलब मान लीजिए जैसे यह एक मार्कर है, यह बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना है, यह एक चीज़ का बना हुआ नहीं है। तो वही कह रहा है कि कुछ धातु की जो प्रतिरोधकता होगी वह उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होगी। अब यह जिन जिन चीज़ों से मिल करके बना है, मिल के बनने के बाद इसकी प्रतिरोधकता जो है बाकी अलग अलग जो कंपोनेंट जिससे यह बना है उससे इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम एक विद्युत इस्त्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो बहुत सारे अवयवों से मिलकर एक मिश्र धातु बनी हुई है और उसकी प्रतिरोधकता जो है बहुत उच्च होती है, वह जो है। अब देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक सपोज दैट हम कहते हैं कि हमने इस्पात, आयरन, एल्यूमिनियम और भी अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया और मिक्स करके एक इलेक्ट्रिक आयरन बना दी, एक विद्युत इस्त्री बना दी, ठीक है। अब उस आयरन की जो प्रतिरोधकता होगी उसका कंपैरिजन अगर स्पेसिफिक आयरन से, स्पेसिफिक एल्यूमिनियम धातु से और स्पेसिफिक हम इस्पात से बात करें तो वह ज़्यादा होगी, किसकी, उस मिक्सिंग वाले की। तो यही कहा कि इसका अवयवी धातु से जो है प्रतिरोधकता उच्च होती है, किसकी, वह जो मिक्सिंग वाली होती है। मिक्स करके जो आयरन बनाए उसकी प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम, कॉपर और इस्पात, इस तीनों को मिलान का अगर पर्सनली बात करें जो प्रतिरोधकता होगी उससे क्या होगी, उच्च होगी। यही बात कहने का प्रयास किया गया है। कुछ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। जिन अवयवी धातुओं से मिल करके बना है अगर उसके संदर्भ में बात करें तो उस स्पेसिफिक अवयवी धातु से क्या होगी, उस मिक्सिंग वाले की प्रतिरोधकता क्या होगी, उच्च होगी। अगर हम कॉपर, एल्यूमिनियम और इस्पात को मिला दें और एक आयरन बना दें तो उसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक अलग अलग बात करें कि उस बनाए हुए आयरन की प्रतिरोधकता के कंपैरिजन में अगर हम
खाली आयरन की बात करें या खाली इस्पात की बात करें या खाली कॉपर की बात करें तो वह निम्न होगी। किससे? उस मिक्सिंग धातु के प्रतिरोधकता से। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता। जो मिश्र धातु है ना, जो मिश्र धातु है, जो मिल करके बना है बहुत अवयवों से, उस मिश्र धातु का जो उच्च ताप पर भी शीघ्र दहन नहीं होता, वह बहुत जल्दी हाई टेम्परेचर पर भी जलता नहीं है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, है ना, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, है ना, विद्युत इस्त्री, टोस्टर, है ना, आदि सामान्य वैद्युत तापमान युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। इसलिए कहा गया कि जो भी मिश्र धातु का होता है वह उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री को बनाने में, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापमान युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। इसलिए मिश्रित से जब हम उसको अलग अलग अवयवी धातुओं से मिला करके बनाएंगे, उसके बाद जो वह बनकर आएगा उसकी प्रतिरोधकता उच्च होगी और वह जल्दी गलेगा नहीं, जल्दी दहन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, उसकी प्रतिरोधकता उच्च हो गई है, ज्यादा हाई हो गई है। इसलिए विद्युत आयरन को आप कितना भी गर्म छोड़ देते हैं, कुछ होता है नहीं होता है, गर्म होता है, फिर आप वहां से प्लग ऑफ करते हैं, फिर ठंडा हो जाता है। अगर वह किसी एक अवयव का बना होता तो हो सकता है वो पिघलता, उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आते, उसके शेप में चेंजेस आ जाते, लेकिन वह मिश्र धातु है, बहुत धातुओं से मिल करके बना है, इसलिए उसकी प्रतिरोधकता उच्च है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। इतना सा टेम्परेचर अगर ज़्यादा उस पर अगर इलेक्ट्रिक पड़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वह बैलेंस कर लेता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहां बात हुआ मिश्र धातु का, अब वहां पर बात कर दिया विद्युत बल्ब के तंतु का, लेकिन विद्युत बल्ब का तंतु का निर्माण जो है वह मात्र टंगस्टन का ही हुआ है। मतलब सिर्फ एक टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है ना, यानी इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। देखिए, अब एक ही धातु है टंगस्टन, उसी के इस्तेमाल करके विद्युत बल्ब का जो है तंतु को बनाया गया, तो अब उसकी प्रतिरोधकता एक धातु पर होकर भी उच्च है, तब ना वो गल नहीं रहा है ज्यादा, मतलब कि वह मिक्सिंग नहीं है, फिर भी वह एक उदाहरण है कि वह एक ऐसा धातु है टंगस्टन जो कि सिर्फ एक ही चीज से बना है, उसके बावजूद भी वह जल्दी पिघलता नहीं है, उसकी प्रतिरोधकता उच्च है, वह जल्दी दहन नहीं होता है। तो वही कहा, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, यानी इसकी प्रतिरोधकता अधिक है, इसलिए इसका दहन नहीं होता। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, उसका दहन नहीं होगा। और अगर मान लीजिए दहन हो जाएगा तो उसको विद्युत बल्ब में कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसका दहन हो गया, हाई रेसिस्टिविटी रहेगी, हाई प्रतिरोधकता रहेगी, तब ना वह टिकेगा, तब ना वह जल्दी जलेगा नहीं, उसके दहन नहीं होगी, तब तो वह प्रकाश करेगा। तो इसलिए जो है विद्युत बल्ब के तंतुओं में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्र, हमको लग रहा है विशिष्ट प्रतिरोधकता आपको समझ में आई होगी, किसको बोलते हैं या क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।